नमस्कार, मैं राघव कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं राघव ज्वेल इन्वेस्टिंग में। लास्ट वीडियो में हमने निफ्टी 100 इंडेक्स को डिस्कस किया था। निफ्टी 100 उन स्टॉक से बनी होती है जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 100 स्टॉक्स होते हैं, यानी कि ये एक प्योरली लार्ज कैप इंडेक्स है। उस वीडियो में हमने डिजिटल मीडिया में पब्लिश्ड एक रिसर्च रिपोर्ट को डिस्कस किया था जिसमें बेस्ट और वर्स्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप स्टॉक्स पिछले 3 साल में जो रहे उनको डिस्कस किया गया था। हमने उस वीडियो में देखा था कि कैसे बड़े से बड़े मीडिया की रिसर्च भी गलत हो सकती है अगर उसमें सारे फैक्टर्स कंसिडर ना किए जाएं। सिर्फ एक छोटा सा फैक्टर मार्केट कैपिटलाइजेशन एट द स्टार्ट ऑफ द रेफरेंस पीरियड, यानी कि जो पीरियड उसमें ग्रोथ का लिया गया था उसके स्टार्ट में मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी थी उस कंपनी की, सिर्फ इस छोटे से फैक्टर के इंक्लूजन से उस पूरी स्टडी का मतलब चेंज हो गया था। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को एनालाइज करेंगे। हम देखेंगे कि इस इंडेक्स के पिछले 3 साल और पिछले 5 साल के बेस्ट और वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स कौन से हैं। साथ ही साथ कुछ रेफरेंस में निफ्टी 100 इंडेक्स का भी दूंगा क्योंकि इसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस हैं। इन दोनों इंडेक्स को स्टडी करने से, इन्हें कंपेयर करने से हमें काफी इनसाइट्स मिलती हैं कि हमें किस तरह का पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहिए। दोनों इंडेक्स को एनालाइज करने के बाद मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूंगा कि कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अगर हम एक अच्छा ग्रोथ स्टॉक मल्टीबैगर पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। मैं स्टार्ट करूंगा निफ्टी 100 इंडेक्स से। आप इस टेबल में देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉलम्स मैंने कंसिडर करे हैं, जैसे कि फर्स्ट है नेम ऑफ द स्टॉक, उसके बाद है 3 साल का जो सीएजीआर उस पर्टिकुलर स्टॉक का रहा है, पिछले 5 साल का जो सीएजीआर उस स्टॉक का रहा है, करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन इन करोर्स में जो है इस समय, 3 साल पहले उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या थी और 5 साल पहले उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या थी। ये सारा का सारा डेटा मैंने screener.in से लिया है, तो आप चाहे तो चाह करके ये सारा डेटा क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। इस टेबल में हम देख सकते हैं कि पिछले 3 साल के सीएजीआर के हिसाब से नंबर 1 कंपनी है IRFC, जिसने 94.74% का सीएजीआर जनरेट किया है। किसी भी लार्ज कैप कंपनी के हिसाब से ये एक ट्रेमेंडस सीएजीआर है। बट अगेन जब 3 साल पहले की मार्केट कैप हम इस कंपनी की देखते हैं तो वो 30,000 करोड़ से कम थी, यानी कि ये कंपनी एक बड़ी स्मॉल कैप थी या फिर एक मिड कैप कंपनी थी जिस समय इस पीरियड को कंसीडर किया जाता है। इसी लिस्ट में आगे आते हैं HAL, ट्रेंट, अदानी पावर। इस टेबल में एक इंटरेस्टिंग बात और है, ये टेबल 3 ईयर सीएजीआर के डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से सॉर्ट की गई है। अगर हम इसे 5 ईयर सीएजीआर के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे, यानी कि वो कंपनीज सबसे पहले आएंगी जिन्होंने सबसे ज्यादा सीएजीआर दिया है पिछले 5 सालों में, और इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में पूरी लिस्ट तैयार होगी, तो उसमें नंबर 1 कंपनी आती है अदानी ग्रीन एनर्जी, नंबर 2 आती है अदानी एंटरप्राइजेस और नंबर 3 आती है ट्रेंट। यानी कि टॉप 3 कंपनीज में से सिर्फ एक ही कंपनी ऐसी है, ट्रेंट, जिसने 3 इयर्स में भी और 5 इयर्स में भी ज्यादा सीएजीआर दिया है। एक और इंटरेस्टिंग बात, आज से 5 साल पहले अदानी ग्रीन एनर्जी एक स्मॉल कैप कंपनी थी। हालांकि उसने 5 साल में सबसे ज्यादा सीएजीआर दिया है, लेकिन अगर आप उसके 3 साल के सीएजीआर को कंसिडर करेंगे तो वो इंडेक्स से ज्यादा आगे नहीं है। इस टेबल में हम ये भी देख सकते हैं कि 3 साल का सीएजीआर अगर हम कंसिडर करते हैं और उसके हिसाब से इस टेबल को सॉर्ट करते हैं तो 3 साल पहले की मार्केट कैप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यहाँ पे ये पूरी तरीके से एविडेंट है कि पहली 10-12 कंपनीज जो हैं वो सिर्फ एक मिड कैप कंपनी थी या बड़ी स्मॉल कैप कंपनीज थी जिस समय ये ग्रोथ शुरू हुई थी। बहुत कम कंपनीज ऐसी हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ के आसपास थी या उससे ज्यादा थी, यानी कि वो 3 साल पहले भी लार्ज कैप कंपनीज थी। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नाम आते हैं M&M, टाटा मोटर्स, NTPC। इसी तरीके से अगर आप लिस्ट को नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे 3 साल पहले की मार्केट कैप बढ़ती जाती है एक बहुत रैपिड फॉल आता है सीएजीआर में। जो सीएजीआर हमें 90-95% दिख रहा था वो एकदम से गिर के 30% या 20%, 25% और उसके भी नीचे गिरता चला जाता है। अगर हम इस टेबल को ध्यान से देखें तो ये बात पूरी तरीके से एविडेंट है कि सीएजीआर और मार्केट कैप आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर मार्केट कैप बढ़ती है तो उस स्टॉक की ग्रोथ स्लो हो जाती है। इसमें एक्सेप्शंस जरूर होंगे। अगर हम 100 कंपनीज को स्टडी करेंगे तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 100 की 100 कंपनीज इस रूल को फॉलो करेंगी। डेफिनेटली एक्सेप्शंस विल बी देयर, बट इन एक्सेप्शंस के बेस पे हम अपनी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी को डिसाइड नहीं कर सकते। इसी चीज को आप 5 साल के सीएजीआर पे भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा 5 साल के सीएजीआर के हिसाब से निफ्टी 100 का टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक है अदानी ग्रीन एनर्जी, बट अदानी ग्रीन एनर्जी 5 साल पहले निफ्टी 100 का हिस्सा नहीं था। वो एक स्मॉल कैप कंपनी थी, एक मिड कैप कंपनी भी नहीं थी, और स्मॉल कैप के साइज में भी कंपनी काफी छोटी स्मॉल कैप कंपनी थी जहां से उसने हाईएस्ट सीएजीआर जनरेट करके दिया है। अगर आप अदानी ग्रीन एनर्जी को स्टडी करेंगे तो 5 साल से 3 साल के बीच में, यानी कि सिर्फ 2 सालों में वो स्टॉक 30 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ था और उसके बाद उसकी ग्रोथ स्लो हो गई थी। अगेन ये ऑब्जर्वेशन भी यही प्रूव करता है कि मार्केट कैप और सीएजीआर आपस में
इनवर्सली रिलेटेड हैं। यहाँ पे हम पिछले 3 साल के वर्स्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप्स को भी देख लेते हैं। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि जितने भी वर्स्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप्स हैं, सबकी मार्केट कैप्स 3 साल पहले काफी ज्यादा थी, 1 लाख करोड़ के आसपास थी या उससे भी काफी ज्यादा थी। यानी कि जितनी बड़ी कंपनी उसके ग्रोथ के चांसेस उतने ही कम होते हैं। इससे दोबारा से ये पॉइंट भी साबित होता है कि ज्यादातर जो इंडेक्स की ग्रोथ हमको दिखाई देती है वो उन स्टॉक्स की वजह से होती है जो कि स्मॉल कैप या मिड कैप इंडेक्स से ग्रेजुएट होकर के लार्ज कैप इंडेक्स में आ रहे हैं। यानी कि मिड कैप थे, अब बढ़ के लार्ज कैप हुए हैं और अभी भी कुछ हद तक उस ग्रोथ को मेंटेन उन्होंने कर रखा है, जिसकी वजह से इंडेक्स की पूरी ग्रोथ होती है। जो स्टॉक्स पहले से इंडेक्स के अंदर हैं या जो बड़े स्टॉक्स बन चुके हैं वो इतना अच्छा सीएजीआर जनरेट नहीं कर पाते। या तो उनका सीएजीआर एफडी के रिटर्न्स को भी बीट नहीं करता या अपनी इंडेक्स को भी बीट नहीं करता और अक्सर ये सीएजीआर नेगेटिव में हो जाता है जैसे जैसे मार्केट कैप बढ़ती जाती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी स्मॉल कैप इंडेक्स। अब यहाँ पे हम निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स को देख सकते हैं। इस इंडेक्स में 100 स्मॉल कैप कंपनीज हैं जो कि अलग अलग सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हैं और उनकी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती हैं। इस टेबल को भी मैंने 3 ईयर सीएजीआर के हिसाब से ही सॉर्ट किया है। इसमें नंबर 1 कंपनी है टीटागढ़ रेल, जिसने 146% का सीएजीआर जनरेट किया है 3 साल में। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि 3 साल पहले उसकी मार्केट कैप सिर्फ 531 करोड़ थी, जो कि अब बढ़ के 18,856 करोड़ हुई है। पहले ये एक माइक्रो कैप कंपनी थी। अगर हम 1000 करोड़ से कम की मार्केट कैप कंपनीज को माइक्रो कैप कंसिडर करते हैं तो ये एक माइक्रो कैप कंपनी थी और अब बढ़ के इसकी मार्केट कैप 18,000 करोड़ या 19,000 करोड़ के आसपास पहुंची है। बट अब भी ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। कितनी मजेदार बात है कि स्मॉल कैप स्पेस में ही इतने गुना की ग्रोथ आ सकती है सिर्फ 3 साल में या 5 साल में, और कंपनी अभी भी उसी स्पेस के अंदर रह सकती है, यानी कि अभी भी वो ग्रोथ मोमेंटम मेंटेन कर सकती है। नेक्स्ट है अपार इंडस्ट्रीज और हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स, जेबीएम ऑटो, कोचिन शिपयार्ड। अगर हम इन सबकी 3 साल पहले की मार्केट कैप्स देखें तो एक कंसिस्टेंसी हमको नजर आएगी। इन सबकी मार्केट कैप्स बहुत छोटी थी। 10,000 15,000 करोड़ पे पहुंचने से पहले या 20,000 करोड़ पे पहुंचने से पहले इनकी मार्केट कैप 1800 करोड़, 1700 करोड़, 4000 करोड़ इस तरीके से थी। काफी सारी कंपनीज आपको इस लिस्ट में ऐसी भी मिलेंगी जिनकी मार्केट कैप 1000 करोड़ से भी कम थी, यानी कि वो माइक्रो कैप कंपनीज थी। हो सकता है उस समय ये कंपनीज इस लिस्ट का हिस्सा ना रही हो और बाद में इस लिस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करी गई हो। इस लिस्ट को जब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग डिफरेंस आता है निफ्टी 100 इंडेक्स से, यानी कि जो लार्ज कैप इंडेक्स है और स्मॉल कैप इंडेक्स को जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कंपेयर करते हैं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। और वो ऑब्जर्वेशन ये है कि जब निफ्टी 100 में सीएजीआर का डाउनफॉल होता है, यानी कि सीएजीआर ड्रॉप करता है, जैसे जैसे हम लिस्ट को नीचे स्क्रॉल करते हैं तो वो एक बहुत रैपिड ड्रॉप है। जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 में ये एक बहुत ग्रेजुअल वे में डिक्रीज होता चला जाता है। 146% से लेकर के अगर हम देखें तो 50% से ऊपर तक भी काफी लिस्ट के स्टॉक्स ऐसे हैं जो 50% के आसपास का सीएजीआर मेंटेन कर रहे हैं। फिर अगर हम उन स्टॉक्स को देखें जो 40% से ऊपर का सीएजीआर दे रहे हैं और 50% से कम का सीएजीआर दे रहे हैं, तो वहां पे भी काफी सारे स्टॉक्स हैं इस तरीके से, और अपनी इंडेक्स को बीट करने वाले काफी और स्टॉक्स हैं। इस लिस्ट को भी जैसे जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते रहेंगे और आप देखेंगे कि किस तरीके से सीएजीआर पहले 30% के नीचे ड्रॉप करता है, फिर 20 के नीचे, फिर 10 के नीचे और फाइनली माइनस में जाता है, तो मार्केट कैप्स भी जनरली उस हिसाब से बढ़ रही हैं। या एक लेवल के ऊपर जब मार्केट कैप्स निकल जाती हैं तो निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स के स्टॉक्स को भी दिक्कत होती है वही सीएजीआर मेंटेन करने में या अपनी इंडेक्स की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने में। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अगर हम किसी भी इंडेक्स के 100 स्टॉक्स को स्टडी करते हैं तो 100 के 100 स्टॉक्स ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही रूल को फॉलो करें। एक्सेप्शंस हमेशा होंगे। बट जब भी आप अपनी पर्सनल इन्वेस्टिंग फिलॉसफी डिसाइड करेंगे या आप अपने पर्सनल लेवल पे इन्वेस्टिंग के कुछ रूल्स डेवलप करना चाहेंगे तो आप एक्सेप्शंस पे नहीं जा सकते, आपको जनरल रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशंस हैं और इस वीडियो से जो आपके टेक होम मैसेजेस हैं, सबसे पहला, जितनी छोटी मार्केट कैप होगी सीएजीआर के चांसेस उतने ही ज्यादा रहेंगे। दूसरा, ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप स्टॉक्स में ग्रोथ नहीं होती या लार्ज कैप इंडेक्स में ग्रोथ नहीं होती। लार्ज कैप स्टॉक्स में भी ग्रोथ होती है और इंडेक्स में भी ग्रोथ होती है, बट सारा डिफरेंस आता है रेट ऑफ ग्रोथ का। जब तक हम बेंचमार्क के रेट ऑफ ग्रोथ को बीट नहीं कर सकते तब तक हम मार्केट से ज्यादा रिटर्न्स या मार्केट से एक्सपेक्टेड या एवरेज रिटर्न से ज्यादा जनरेट नहीं कर सकते। और जब तक हम मार्केट से ज्यादा रिटर्न जनरेट नहीं करेंगे या एवरेज और एक्सपेक्टेड रिटर्न से ज्यादा जनरेट नहीं करेंगे, तब तक हम एक बड़ा पोर्टफोलियो क्रिएट नहीं कर सकते और उस छोटे से पोर्टफोलियो में ही घूमते रह जाएंगे जब तक हमारे कुछ स्टॉक्स बड़े मल्टीबैगर नहीं बनते। तीसरा टेक होम मैसेज होगा कि जब भी आप किसी एनालिसिस को सुने, चाहे वो मीडिया एनालिसिस हो, डिजिटल मीडिया में हो, प्रिंट मीडिया में हो या किसी और यूट्यूबर की हो, उसको अपने हिसाब से एनालाइज करना, उसको अपने हिसाब से स्टडी करना, ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे कुछ फैक्टर्स या वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करने से उस स्टडी का पूरा मतलब चेंज हो सकता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एनालाइज ईच एंड एवरी स्टडी अकॉर्डिंग टू योर वेरिएबल्स, योर फैक्टर्स, योर पैरामीटर्स। तभी आपकी स्टडी कंप्लीट होगी और तभी आप बिटवीन द लाइंस भी हर बात को समझ पाएंगे और एक मीनिंगफुल वे
में अपने पोर्टफोलियो को आगे ले जा पाएंगे। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टेक होम मैसेज, जो लोग ये सोचते हैं कि लार्ज कैप स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जब भी हम मार्केट कैप के हिसाब से स्टेबिलिटी को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, स्टेबिलिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि स्टॉक स्टेबल है, अगर वो नीचे नहीं जा रहा तो ऊपर भी नहीं जा रहा। कभी भी आपका पोर्टफोलियो स्टॉक की मार्केट कैप के हिसाब से स्टेबल नहीं हो सकता। अगर आपको ऐसा लगता है कि स्टेबल स्टॉक्स को भी हम सिलेक्ट करें और साथ ही साथ ग्रोथ भी अचीव करें, तो ये दोनों चीजें साथ तो नहीं चल सकती। साथ ही साथ ऐसे लार्ज कैप स्टॉक्स की कोई कमी नहीं है जिन्होंने नेगेटिव सीएजीआर शो करे हैं या अपनी इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाए हैं या एफडी के रिटर्न्स को भी बीट नहीं कर पाए हैं। इसलिए ये बिल्कुल मत सोचिए कि मार्केट कैप के हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो को स्टेबल कर पाएंगे। पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी आती है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से। जब आपका पोर्टफोलियो ग्रो करेगा, जब आपका कोई भी स्टॉक मल्टीबैगर बनेगा, उसके प्रॉफिट्स जब आपके पास आएंगे, सिर्फ उससे आप अपने पोर्टफोलियो को स्टेबल कर सकते हैं। जब आप इस तरह के मल्टीबैगर प्रॉफिट्स जनरेट करते हैं, तभी आप आने वाले स्टॉक्स में अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं और वहां से और ज्यादा प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हैं। इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग, और इसी तरीके से आपका पोर्टफोलियो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। इसलिए मैं कभी भी अपने पोर्टफोलियो को मार्केट कैप के हिसाब से स्टेबिलिटी देने की कोशिश नहीं करता। मैं पूरी तरीके से फोकस करता हूं मल्टीबैगर रिटर्न्स पे, ताकि उनके प्रॉफिट से मेरे पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी मिले। इससे पहले भी मैंने कई एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, जैसे कि मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपके साथ डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो चैनल पे जाके जरूर देखिएगा। दैट वीडियो वाज अबाउट एसएमई कंपनी आरएमसी स्विच गियर्स। एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट, सिर्फ 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में करीब 50 लाख में कन्वर्ट हो गया था और इसमें सिर्फ 1 साल लगा था। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जिस एसएमई स्टॉक में इन्वेस्ट करें वो 1 साल में 20 गुना मल्टीप्लाई हो जाए, बट ये स्टॉक हुआ। इस स्टॉक के 20 गुना मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी प्रॉफिट्स मैंने इस स्टॉक से कमाए थे, मैंने एक दूसरे स्टॉक में लगाए और वो स्टॉक भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। उस कंपनी का नाम है वेबसॉल। वेबसॉल में मैंने सबसे पहले इन्वेस्ट किया था 117 रुपए के हिसाब से, बट आरएमसी का प्रॉफिट बुक करने के बाद मैंने उसके अंदर और इन्वेस्ट किया था और मेरी एवरेज बाइंग फाइनली बढ़ के 301 रुपए हो गई थी। आज वो स्टॉक 1100 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि मेरी एवरेज परचेज प्राइस से भी 3 गुना से ज्यादा वो स्टॉक मल्टीप्लाई हो चुका है। अगर मैं आरएमसी के अपने ओरिजिनल 2.5 लाख के इन्वेस्टमेंट को देखूं तो यह अंदाजा भी लगाना मुश्किल है कि वो इन्वेस्टमेंट वहां से कितना ग्रो कर चुका है। मैं फिर से बोलता हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर स्टॉक या हर बार आपकी कैलकुलेशन ठीक बैठे, बट अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग को एक पर्टिकुलर लाइन पे लेके जाएंगे और हर स्टॉक को एक ही क्राइटेरिया के हिसाब से सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि उस स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ मल्टीबैगर बनने का पोटेंशियल होना चाहिए, तभी आप इस तरह के प्रॉफिट्स को भी एंजॉय कर पाएंगे। आज के वीडियो में जितनी भी बातें मैंने डिस्कस करी है, उसे किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट या डिसइन्वेस्टमेंट वाइज समझने की गलती मत करिएगा। जैसा कि मैंने कहा, अगर आप मेरी किसी भी बात को ब्लाइंडली फॉलो करेंगे और अपनी एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपके पोर्टफोलियो को काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट का जो भी एक्चुअल डिसीजन ले, उसे अपनी रिसर्च के बाद लीजिए या प्रोफेशनल एडवाइस लीजिए सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट से, और उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। चलने से पहले आपको याद दिलाता हूं कि अगर आप मेरी मल्टीबैगर ग्रोथ स्टॉक वर्कशॉप के साथ कनेक्ट होकर जानना चाहते हैं कब मैं कौन से मल्टीबैगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं, और उनकी केस स्टडी से आप ये सीखना चाहते हैं कि कैसे रियल टाइम मार्केट्स में स्टॉक्स को एनालाइज किया जाता है, कंपनीज की स्टडी की जाती है और किस तरीके से रियल टाइम मार्केट्स में मल्टीबैगर स्टॉक सिलेक्ट किए जाते हैं, तो मेरी मल्टीबैगर वर्कशॉप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और अगली बार फिर मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।